राम राज्य की कल्पना जो है कांग्रेस ने की थी, जन्म नहीं हुआ था। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि जिस मुद्दे को जीवित कर सकती थी कांग्रेस, उसको इस्तेमाल नहीं कर पाई, और बीजेपी जो उस समय तक बनी भी नहीं थी, उन्होंने हिंदू हृदय सम्राट वाली इमेज बना ली है। कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के समय ना जाकर कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू वर्ग को नाराज कर दिया है। हम शिया रामचंद्र वाले, ये तो जय श्री राम वाले। क्या ये यात्रा का जो समय है, न्याय यात्रा का, क्या वो सही समय था जब एक तरफ राम लहर पूरे उसमें चल पूरे देश में? नरेंद्र मोदी प्रचार करते हैं बीजेपी को लेकर, पर एक पोस्टर बॉय तो आपके यहाँ भी है, राहुल गांधी जी। तो अगर राहुल गांधी आपके पोस्टर बॉय है और बीजेपी के पोस्टर बॉय अगर नरेंद्र मोदी हैं, तो इसमें फर्क क्या है? दो भाई हैं और वो बीच में अलग हो गए थे। एक का नाम राहुल गांधी है और एक का नाम वरुण गांधी। 1984 का दंगों का दौर, और अब अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी जी को ही फॉलो करते नजर आ रहे हैं। अटल जी ने एक पर्ची में लिख करके भेजा बहुत खूब। इंदिरा जी को 2-3 सेंटेंसेस पसंद नहीं आए। एंड शी कॉल्ड मी। मैंने एक शब्द कहा कि कभी कभी ऐसा लगता है उनकी बात को सुन करके जैसे कुछ नशे के भाव। अगर प्रियंका लड़ती है चुनाव हरिद्वार से, तो हरीश रावत क्या करें? माफ कर दिया हरीश रावत ने हरक सिंह रावत को। ऐसा लगता है यूथ कांग्रेस की जो फैक्ट्री है उससे अच्छे नेता निकलने बंद हो गए। आपके बहुत करीबी साथी हुआ करते थे, आजकल आपके साथ नहीं दिखाई देते। रंजीत रावत जी, भू कानून को लेकर आपका क्या स्टैंड है? लोगों के रिजॉर्ट बने होंगे, उनमें हम बर्तन मारेंगे, हम चौकीदारी करेंगे। हल्द्वानी रेलवे अतिक्रमण वाला जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में है, सड़कों पे हैं काफी लोग, हजारों की तादाद में भी 2 दिन पहले भी सड़कों पर आए। अब मेरी सबसे ज्यादा चिड़िया मत। चिड़िया नहीं उड़ाऊंगा सर मैं। पहाड़ की अगर हम बात करें तो 22 साल की एक लड़की की कहानी यकायक याद आ जाती है। 22 साल का वो लड़का जो गया तो था प्रधानी का टिकट लेने के लिए, लेकिन लोगों ने ब्लॉक प्रमुख तक पहुंचा दिया। 1980 में मुरली मनोहर जोशी जैसे कद्दावर नेता को हराया और पहाड़ी उत्पादों को लेकर लगातार सामने भी रहा, चर्चा में भी रहा, ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर। लेकिन सरकार में ब्लॉक प्रमुख से लेकर मुख्यमंत्री पद तक के सफर तय करने के बाद जब मुख्यमंत्री बनता है वो लड़का, तो अपने ही साथी सरकार गिरा देते हैं। कोर्ट की राह लेता है और कोर्ट में जीतने के बाद दोबारा से सरकार बनाता है और फिर से सरकार चलाता है। हरीश रावत हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है रावत साहब आपका। पूरे देश की अगर हम बात करते हैं तो पूरा देश इस समय राममय हो गया है, और जब मैं जब आया आपके आवाज पर तो मुझे यहाँ भी एक भजन सुनाई दिया राम को लेकर, आस्था नजर आई मुझे। तो क्या लगता है हरीश रावत का भगवान राम को लेकर क्या कहना है, और हरीश रावत कब जा रहे हैं? भारत तो वैसे ही राममय है। आजादी की हमारी लड़ाई राम के नाम के साथ, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, इसके साथ लड़ी गई। आज़ादी की लड़ाई में रामलीला मंचों का उपयोग किया गया। हमारे नेताओं जवाहरलाल जी ने, जयप्रकाश जी ने, सब ने किया लोगों को मोबिलाइज करने के लिए। राम हमारे स्वतंत्रता के नायक भी रहे एक प्रकार से जो है। और राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उनको आप एक प्रकार से उनमें आध्यात्म, भगवानत्व और जो आधुनिक मर्यादाएं हैं, सामाजिक मर्यादाएं हैं, उन सब का समन्वय है। वो ऐसे भगवान नहीं हैं कि जो आए और आशीर्वाद दे दिया या वर दे दिया, वरदान दे दिया, फिर अंतर्ध्यान हो गए। वो हमारे साथ ही जिए, मतलब उस समय के जो मनुष्य थे उनके साथ ही जिए, और उनके साथ ही उन्होंने मर्यादाएं स्थापित की, और उन्होंने ही उनको भगवान के रूप में, विष्णु के अंशावतार के रूप में उनकी पूजा प्रारंभ की जीवन काल में। तो जीवन काल के अंदर ही कोई व्यक्ति भगवानत्व को प्राप्त होता है
और मर्यादाएं स्थापित करता है और एक सामान्य मनुष्य की जीवन को जीता है, तो ऐसा विलक्षण देवत्व किसी और जगह खोजने को नहीं मिलता है जो राम में मिलता है। इसलिए राम जहां गए वहां राम ने प्रभावित करने का काम किया। आपको मेरे घर में भी राम धुन सुनाई दी तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। वो तो जनमानस के, वो तो सबके दिलों के राजा है। वो ये साधारण घटना नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया, 5 जज थे जिसमें एक मुस्लिम जज भी थी, और बेसिकली टाइटल डीड का मामला था, लेकिन उसमें आस्था के सवाल पर जजमेंट दिया गया और एक ने जो निष्पादन किया, जो निर्णय दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, उसको सबने स्वीकार कर लिया। बातकारी मुसलमानों ने भी स्वीकार कर लिया और हिंदू मुस्लिम आम सब लोगों ने उसको माना। तो ये केवल राम की महिमा है, उनकी महिमा ने स्वीकार करवाया। बस केवल अंतर इतना है कि राम को कुछ लोग आस्था, व्यक्तिगत विश्वास के रूप में लेते हैं, एक आत्मिक सत्व के रूप में लेते हैं, और कुछ लोग उसको राजनीति के लिए भी उपयोग में लाते हैं, अपनी राजनीति उसके आधार पर करने का काम करते हैं। भाजपा ने उसके आधार पर राजनीति की और लोगों ने अपनी आस्था रखी। आप देखिए, जो आज कांग्रेस को विलेन के रूप में खड़ा करने की कोशिश करते हैं, उनसे ज़रा पूछ करके देखिए, जब मूर्तियां उस इमारत में रखी गई तो उस समय किस पार्टी की सरकार थी? उस समय तो इन भाजपा के लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था, जो जनसंघ के रूप या किसी रूप में जन्म भी नहीं हुआ था जिस समय वहाँ मूर्तियां रखी गई। पंडित गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। जब ताला खोला गया तब भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। जब पूजा प्रारंभ की गई, उसके आदेश हुए, तब भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। जब जमीन का आवंटन होता है तब भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। जब शिलान्यास होता है, राजीव गांधी जी शिलान्यास करते हैं, तब भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, वो शिलान्यास करते हैं और रामराज की बात करते हैं, गांधी के रामराज को लाएंगे, ये बात करते हैं। तो बल्कि कांग्रेस ने केवल यदि इसमें राजनीति की राम के नाम पर, तो यही की कि उन्होंने रामराज की बात कही शिलान्यास के बाद, हम रामराज की स्थापना करेंगे करके। ये राजनीति हो सकती है, लेकिन भाजपा ने प्योरली उसके साथ राजनीति की और अपने को जो है खड़ा करने का काम किया। अब राम हमारे मन में, हमारी भावना में, हमारी समझ में समाज को जोड़ने वाले हैं। वो हिंदू मुसलमान दोनों को जोड़ते हैं। मुसलमानों में एक वर्ग है जो अपने को रघुवंशी मानता है, जो राम को अपना पूर्वज मानता है। वो इक्ष्वाकु वंश से अपनी लीनेज को जोड़ता है। आप उनको क्या कहेंगे? दूसरे लोग भी कहते हैं, वो कहते हैं साहब, मस्जिद या मंदिर जो गिराने वाला था वो तो आक्रांता था। यहाँ कौन है बाबर की संतान? आज कौन है औरंगजेब की संतान? हम तो वही हैं जो आप थे कल तक। जो कल तक आप थे, जो आपके पूर्वज थे, वही हमारे पूर्वज थे। तो राम के नाम पर जिनका डीएनए एक है, मैं डीएनए शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मोहन भागवत जी ने कहा कि भारतवर्ष के 99% मुस्लिम का वही डीएनए है जो हिंदुओं का डीएनए है। तो जिनका डीएनए एक है उनको आप बांट रहे हो। सर, जब आपने इतनी सारी बातें बताई, सरकारों की बात की, राम मंदिर को लेकर के किस समय किसकी सरकार रही, ये भी आपने बात की कि राम राज्य की कल्पना जो है कांग्रेस ने की थी, जन्म नहीं हुआ था। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि जिस मुद्दे को
जीवित कर सकती थी कांग्रेस, उसको इस्तेमाल नहीं कर पाई। और बीजेपी जो उस समय तक बनी भी नहीं थी, उन्होंने हिंदू हृदय सम्राट वाली इमेज बना ली अपनी। देखिए, हमारा संविधान जो है अमेरिकन कंसेप्ट है, जहाँ धर्म व्यक्तिगत आस्था है, सामाजिक आस्था होती है, लेकिन वो सरकार का काम धर्म नहीं। धर्म धर्म के अनुसार आचरण करे सरकार, वो तो है, लेकिन सरकार धर्म की सरकार है, धर्म की सरकार है किसी धर्म विशेष की, वो नहीं है। अमेरिका में भी नहीं है। हमने उनसे एक कंसेप्ट लिया, और जितने भी दुनिया के अंदर मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं, उन सब में यही स्थितियां हैं। हमने भी उसी को अपनाया। किसी ने उसको धर्मनिरपेक्षता कह दिया, कोई उसको अंग्रेजी में सेकुलरिज्म कह दिया, किसी ने उसको पंथ निरपेक्षता कह दिया, लेकिन कुल मिलाकर के सभी धर्मों का, सर्वधर्म समभाव का जो भावना सनातन की है, सनातन धर्म की है, वही हमारे राज्य की फिलॉसफी, हमारे राष्ट्र की फिलॉसफी है, हमारे संविधान की फिलॉसफी है। हमारा संविधान सर्वधर्म समभाव कहता है, सर्व समाज समभाव कहता है, वसुधैव कुटुंबकम कहता है। ये ड्राइविंग फोर्स है हमारी संविधान की। उसके संचालन करता तत्व है जो उसको शक्ति देते हैं, जो है। तो हमने तो जनता के सवालों पर, हमने तो विकास के नाम पर, जनता की सेवा के नाम पर, नीतियों के सवाल पर, विदेश नीति क्या होनी चाहिए, लोगों से संबंध कैसे क्या होने चाहिए, सामाजिक नीति क्या होनी चाहिए, ये इन सब बातों पर, देश की रक्षा की नीति क्या होनी चाहिए, खेती की नीति क्या होनी चाहिए, अंतरिक्ष नीति क्या होनी चाहिए, रक्षा नीति क्या होनी चाहिए, ये सब नीतियों के आधार, ये इनका संचालन का काम पार्टियों का है। ये तो पहली बार एक अजूबा देखने को मिल रहा है कि कुछ लोग जो है केवल धर्म के नाम पर पहले, और अब भगवान के नाम पर, अब भगवान से कौन लड़ सकता है भाई? राम जी को आप आगे खड़ा करोगे तो हम तो पहले हाथ जोड़ देंगे, राम जी को प्रणाम कर देंगे। और यदि हमको राजनीतिक प्रतिद्वंदी से लड़ना होगा तो हम राजनीतिक प्रतिद्वंदी से लड़ेंगे, उसमें जीत हार दोनों हो सकती है। तो इस समय भारत की राजनीति को पूरी तरीके से कृत्रिम बना दिया गया है, आर्टिफिशियल। एक अवास्तविक राजनीति देश के अंदर है, वास्तविकताओं के पर आधारित नहीं है। वास्तविकताएं हैं गरीबी, कुपोषण, वास्तविकता है बेरोजगारी, वास्तविकता है महंगाई, वास्तविकता है भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न, किसानों के साथ अन्याय। ये वास्तविक मुद्दे हैं। इन पर जिस समय चुनाव होगा, राम की कृपा से जो है हमको पूरा भरोसा है कि उस दिन हम जीतेंगे। अच्छा, वास्तविक जो मुद्दे आपने रखे हैं वो वाकई कहीं ना कहीं गौर करने लायक जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का हो या फिर वो भ्रष्टाचार का हो या किसी भी इस तरह जितने भी मामले आपने रखे, लेकिन कहीं ना कहीं जो राजनीतिक माहौल है वो पलट गया है। राजनीतिक माहौल में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि विरोध करते करते राम मंदिर न जाने का, आपने कांग्रेस पार्टी ने इनफैक्ट राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के समय ना जाकर कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू वर्ग को नाराज कर दिया है? मैं हिंदू वर्ग से ही एक बात पूछना चाहता हूँ, कितने लोग गए वहां? ये सरकारी गिनती है, ये 7,000, 8,000, 10,000, 1,00,000? क्या यही हिंदुस्तान है? क्या इतने ही लोग हिंदू हैं? क्या इतने ही लोगों की आस्था है राम में? क्या जताना चाहते हैं भाजपा के लोग? क्या जताना चाहता है सरकारी तंत्र? क्या जताना चाहता है हमारा मीडिया जो है? क्या यही लोग हैं? मैं मीडिया के वो सब एंकर साहिबानी से पूछना चाहता हूँ, उनमें से कितने लोग गए हैं अयोध्या? क्या वो राम भक्त नहीं है?
वो ठीक है, वो मालिक भक्ति में कुछ भी कह ले, हैं? मालिक भक्ति में वो कुछ भी कह ले, लेकिन वास्तविकता ये है कि जिनकी राम में आस्था है वो सब राम की है, राम से राम है, उनके दिलों में राम है, सबके दिलों में राम है, जो नहीं गए उनके दिलों में भी राम है। 22 तारीख का निमंत्रण हमारी पार्टी के 2 शीर्ष नेताओं को मिला या कुछ और शीर्ष नेताओं को भी मिला। अब आपने प्राण प्रतिष्ठा जहां हुई, जहां राम जी का विग्रह रखा गया, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई। प्राण प्रतिष्ठा के प्रमुख यजमान कौन? श्री नरेंद्र भाई दामोदर भाई मोदी। पर वो थोड़ा सा बदला लास्ट मोमेंट पे। वो प्राण प्रतिष्ठा के जो मुख्य यजमान थे वो एक पति पत्नी थे और सहायक यजमान के तौर पर मोदी जी वहाँ ऐसा पहुंचे। नहीं। मुख्य यजमान उस समय तो वो सहायक यजमान तो वहीं दूर दूर तक नहीं थे। वो तो इसलिए उतने दिनों तक जो जितने आयोजन होने थे, उन आयोजनों को करने के लिए उनको शैडो यजमान चाहिए थे। वो जो है वहाँ के राजा जी और उनकी पत्नी, वो तो जो है उसके लिए रखे गए, और असली यजमान तो सारी दुनिया ने उनके दर्शन किए, देखे कि असली यजमान कौन है। चरणामृत दे करके किन से कहा जा रहा है कि इन्होंने 11 दिन का व्रत तोड़ा है करके, ये तो सबने दुनिया ने देखा। अब नरेंद्र जी के 2 रूप है इस समय। एक प्रधानमंत्री का रूप है, एक भाजपा के चुनाव प्रचारक का भी तो है, क्योंकि चुनाव बस तो स्टार्ट हो चुका है, लोकसभा का काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। तो जब वो भाजपा के चुनाव प्रचारक हैं, प्रमुख चुनाव प्रचारक हैं, तो उनको प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य यजमान बना करके आप क्या 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 सिद्ध करना चाहते हैं? ये तो जो निमंत्रण करता थे उनको इस पर विचार करना चाहिए था। और उस पर एक तो करेला नीम चढ़ा ये कर दिया कि आपने मोहन भागवत जी को भी बुला दिया वहां। अब वहां 5 लोग हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री मोहन भागवत जी, श्री योगी जी, आदित्यनाथ योगी जी, श्रीमती आनंदीबाई बहन जी, ये लोग तो हैं। अब ये लोग कौन है? अच्छा चलिए, आनंदीबाई जी, आनंदीबेन पटेल नाम है। आनंदीबेन भाई, आनंदीबेन जी और मोदी जी और योगी जी, ये तो मान लिया। चलिए, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, माननीय राज्यपाल हैं। लेकिन मोहन भागवत जी तो वो तो उनके पास तो वो डेजिग्नेशन भी नहीं है जो डेजिग्नेशन सरकारी उनको सिद्ध करे। तो आपने उनको भी, तो आपने पूरे प्राण प्रतिष्ठा समारोह को आरएसएस का और बीजेपी का बना दिया। आप वहां कहते हैं कि कांग्रेस प्रेसिडेंट जाएं, सोनिया गांधी जी जाएं, विपक्ष के नेतागण जाएं। तो हमने 22 तारीख को नहीं पहुंचने की बात कही। हमने 22 तारीख के निमंत्रण के लिए कहा कि भाई आपने निमंत्रण दिया, धन्यवाद, हम नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन हमारे लोग आएंगे, दर्शन करेंगे, हमारी आस्था है राम में। और पार्टी ने कहा जो जाना चाहते हैं लोग जाएं वहां, और जाएंगे सब लोग। अब एक सज्जन ने मुझसे पूछा कि आप 22 तारीख को जाएंगे, अब निमंत्रण नहीं था तो मैं कैसे जाता? तो मैंने कहा नहीं जा रहे। तो उन्होंने हेडिंग बना दिया, हरीश रावत ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। तो मतलब मेरा सवाल यही था और आपने जो है बिना सवाल के जवाब दे दिया। अब नहीं जाने का मतलब ये थोड़ी है कि हम राम भक्त नहीं। हम तो रघुवंशी लोग हैं, हमारे तो इष्ट देव हैं। हमारे वहाँ तो जिस इष्ट की पूजा होती है वो राम है। हम तो राजा रामचंद्र की पूजा करते हैं, बल्कि हम रामलला की नहीं, हम उनका जो राजा स्वरूप है उसकी पूजा करते हैं, उसको मानते हैं। हम सियावर रामचंद्र वाले हैं, ये तो जय श्री राम वाले हैं। हम सियावर रामचंद्र वाले हैं जो है। तो ये
ये अंतर है। तो आप किसी को भी केवल सिद्ध करने के लिए, तो ये भाजपा जो ये सिद्ध करने की कोशिश कर रही है कि जो लोग 22 तारीख को नहीं आए, मैं भाजपा वालों से कहता हूँ भैया क्यों अपना इतना बड़ा अनहित करो। इस देश के 99% लोग नहीं थे उस दिन, 99.9550% वहाँ लोग नहीं पहुँच पाए थे, तो वो सब लोग को तुम राम के अभी आपने प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया यजमान को लेकर, मुख्य यजमान को लेकर, प्रचार की भी बात की आपने। जब हम प्रचार की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी प्रचार करते हैं बीजेपी को लेकर, पर एक पोस्टर बॉय तो आपके यहां भी हैं, राहुल गांधी जी। तो पोस्टर बॉय तो अगर राहुल गांधी आपके पोस्टर बॉय हैं और बीजेपी के पोस्टर बॉय अगर नरेंद्र मोदी हैं, तो इसमें फर्क क्या है? फर्क यह है, हमारे पोस्टर बॉय सड़कों पर हैं, जनता के बीच में है, जनता के जो सवाल हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं किसान न्याय करो, मजदूरों के साथ न्याय करो जो अन्याय से पीड़ित हैं, वो बेरोजगार नौजवानों के लिए न्याय मांग रहे हैं, वो महिलाओं के लिए जो अत्याचार से पीड़ित हैं उनके लिए न्याय मांग रहे हैं, गरीब अमीर के बीच की खाई के सवाल को उठा रहे हैं। वो मणिपुर की उन बहनों के लिए न्याय मांग रहे हैं जिन बहनों की व्यथा को समझने देखने की प्रधानमंत्री ने जरूरत भी नहीं समझी। तो ये सब बातें हैं, ये अंतर है हमारे पोस्टर बॉय और उनके पोस्टर बॉय में। उनके पोस्टर बॉय राम जी का बाना पहन करके लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे पोस्टर बॉय जो है लोगों के बीच में जाकर उनकी भावनाओं को समझ करके लुभाने का काम कर रहे हैं। हमारा मानना है कि भाई आखिर एक दिन वास्तविकता के धरातल पर तो बात होगी ना। राम तो न्याय के देवता भी तो है ना, वो न्याय करेंगे। यदि हम भावना से जनता के साथ है, राम की प्रजा के साथ है, उनके सवालों को उठा रहे हैं, तो राम जी हमारे साथ कब तक अन्याय होने देंगे? आप वो भी अपने न्याय से, अपने नाम से कब तक अन्याय होने देंगे? उनका नाम लेकर के कब तक अन्याय करेंगे? पर क्या ये यात्रा का जो समय है न्याय यात्रा को लेकर, क्या वो सही समय था जब एक तरफ राम लहर पूरे उसमें चल रही, पूरे देश की बात अगर करें, तो क्या ये सही समय था या थोड़ा सा रोकने की जरूरत थी? कितनी लहर है न्याय यात्रा की भी, ये भी आपने देखा होगा। लखीमपुर से लेकर के बरपेटा तक और वहाँ से लेकर के कूच बिहार तक, इसमें पश्चिम बंगाल के अंदर भी, जबकि दोनों जो असम में तो सरकार ने जगह जगह रोड़े हटाने की कोशिश की। इतने घबरा गई वहाँ की सरकार, असम की और केंद्र सरकार, कि उन्होंने राहुल गांधी जी की यात्रा को गड़बड़ाने की पूरी शक्ति लगा दी। हेमंत बिस्वा शर्मा जी की आपने बात की, ऐसे बहुत उदाहरण है। मैं तो इतना बड़ा जानकार नहीं हूं, लेकिन आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी अगर मैं देखूं तो आपने बहुत दुनिया देखी है, बहुत राजनीति देखी है। ऐसा क्यों होता है कि एक पार्टी में एक नेता अपने एक उच्च नेता की बात करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, फिर जब छोड़ देते हैं उसके बाद में उसके विरोधी हो जाते हैं? जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा पहले राहुल गांधी के लिए बहुत अच्छा बोला करते थे, अब अलग हो गए हैं तो वो राहुल गांधी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? ये राजनीति से परे व्यक्तिगत तौर पर भी मैं इसका जवाब चाहूंगा कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आने लगी है राजनीति में? मैं एक पार्लियामेंट का एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। एक बार अटल जी के बाद पार्टी ने बोलने के लिए मेरा नंबर था, कांग्रेस से मेरा नंबर था। मैंने अटल जी पर बहुत आक्रामक तरीके से कई बातें तर्कपूर्ण भी कही। अटल जी ने एक पर्ची में लिख करके भेजा, बहुत खूब, नीचे दस्तखत नहीं थी। बल्कि जब मैं बोल करके बाहर लॉबी में उसको देख रहा था पर्ची को, बोले खोज रहे हैं उस व्यक्ति को जिसने लिखा है? मैंने कहा वो तो व्यक्ति मैंने देख लिया, लेकिन मैंने कहा इसमें दस्तखत नहीं कर दिया आपने, वो लिख दीजिए। बोले नहीं, अगली बार जब फिर वैसे ही कहोगे तब इसमें दस्तखत करूंगा, दस्तखत करके लिख करके दूंगा। दस्तखत होते तो संभाल लेते आप। दूसरा पक्ष बता रहा हूँ, इंदिरा जी भी मौजूद थी वहां, मैं उनकी उपस्थिति थी तो हो सकता है मैं ज्यादा आक्रामक रहा हूं। और इंदिरा जी को 2-3 सेंटेंसेस पसंद नहीं आए, एंड शी कॉल्ड मी इन द ऑफिस। मुझसे बोले, हरीश बोले तुम अच्छा, लेकिन बहुत सीनियर लीडर हैं देश के, हाँ,
इन शब्दों को जरा सा अवॉइड करना चाहिए। हाँ, मैंने एक शब्द कहा कि कभी कभी ऐसा लगता है उनकी बात को सुन करके जैसे कुछ नशे के भाव में बोल रहे हो, तरन्नुम बोल रहे हो। तो इंद्र जी ने जो है इसके लिए मुझे टोका और मैंने उस बात का जिंदगी भर पालन किया। तो जो संसदीय मर्यादाएं थी वो मर्यादाएं राजनीतिक जीवन को गवर्न करती थी। आज वो मर्यादाएं सब छिन्न भिन्न हो गई और उसी का असर है कि कोई किसी को कुछ कह दे रहा है, कोई किसी को कुछ कह दे रहा है। किसी ने किसी को चाय वाला कह दिया, किसी ने किसी को कह दिया कि ये तो इतने लाख की गर्लफ्रेंड है इस किसी वाइफ के लिए। तो ये इस तरीके की बातें हो रही हैं और बड़े बड़े लोगों के मुखारबिंद से हो रही हैं। तो इससे जो सामाजिक जीवन का विमर्श है वो खराब हो रहा है, काफी हद तक नीचे गिर गया राजनीतिक स्तर, जो चिंताजनक है। अक्सर देखने को मिलता है। संसदीय लोकतंत्र उच्च भावना से संचालित होने वाली उच्चतम मानवीय व्यवस्था है। इसमें इन बातों के लिए कोई स्थान नहीं है, इसमें कटुता के लिए स्थान नहीं है। और फिर राम को कभी देखा आपने? देखिए उनके विग्रह को, किसी विग्रह को, राजा राम जब जीत करके आ रहे हैं राम दरबार को देखिए, लंका विजय कर दिया, रावण जैसे महाबली को चित मार दिया, कुंभकर्ण और सब मार दिए। और राम ने धनुष भी धारण कर रखा है, बाण भी हाथ में है, लेकिन उनके चेहरे के भाव देखिए, बिल्कुल शांत, सौम्य, दिव्यता, भव्यता। वो उसमें कहीं भी आपको आक्रामकता दिखाई देती है, कहीं वो वीरत्व वाला भाव जो है दिखाई देता है? तो इसीलिए राम पूजे जाते हैं। लक्ष्मण में वीरत्व है, वो ज़्यादा सुंदर, लेकिन उसके बावजूद जो है वो पूजे नहीं जाते। पूजे जो है राम ही जाते हैं, इसलिए कि महावीर महापराक्रमी होते हुए भी जो है वो जो है सौम्यता, शिष्टता, नम्रता, भव्यता, वो उनका आभूषण थी। तो लोग उस गुण के राम के अनुग्रही हैं। तो इसलिए हमको एक बात समझनी चाहिए, यदि हम वास्तव में राम भक्त हैं तो पहले हमको अपनी आक्रामकता छोड़नी चाहिए। संसदीय जीवन में आक्रामकता का कोई स्थान नहीं, तर्क का स्थान है। आप तर्क, पहले बाण चलते थे, ब्रह्मास्त्र, क्या अग्नेयास्त्र, क्या क्या अस्त्र होते थे, अब आजकल तर्कास्त्र हैं, आप तर्क से पराजित करिए। पहले जो ट्विटर हैंडल हुआ करते थे बड़ी राजनीतिक पार्टियों की, चाहे उसमें कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, कोई भी पार्टी हो, शालीनता ट्विटर पे देखने को मिलती थी आज से 4-5 साल पहले तक भी। पर अब वो शालीनता खत्म हो गई है। वो किसी भी आपकी पार्टी से भी हो या फिर बीजेपी हो या कोई भी हो, उसमें सीधे तौर पर एक दूसरे पर डायरेक्ट अटैक, बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी पर, समाजवादी इस पर। क्या ये कभी खत्म होगा, ये वाला दौर जो कड़वाहट आ गई है? ये खत्म होना चाहिए। इससे जो एक जबरदस्त जिसने मीडिया को डिफेंसिव बना दिया था, जिसने जो है पूरे प्रचार तंत्र को प्रभावित कर लिया था, वो अपनी चमक खो रहा है। और उसका कारण यह है जिन राजनीतिक दलों ने अपने स्वार्थों के लिए जो ट्रोलर्स रख दिए हैं। तो आज जो है सोशल मीडिया ट्रोलर्स मीडिया बना करके रख दिया है। सोशल मीडिया सोशल कॉजेज को नहीं उठा रहा है। पहले कहते थे ना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, जहाँ कलमची नहीं पहुँचता था, जहाँ जो है मुंह भट्ट नहीं पहुँचता था, वहाँ जो है सोशल मीडिया पहुँच जाता था। लेकिन अब सोशल मीडिया ने अपने को अपना विग्रह बिगाड़ दिया है। अलग अलग रूप है खैर उसके। सर, अभी आपने इंदिरा जी का नाम लिया, देश की बड़ी कद्दावर नेता है, इंदिरा जी का नाम लिया तो मुझे अचानक एक चीज़ याद आ गई, और वो ना करूं तो बड़ा अजीब सा हो जाएगा। इंदिरा गांधी जी को अगर हम पढ़ते हैं 1980 के दशक में या उससे पहले पढ़ते हैं, और अब अगर हम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी जी को ही फॉलो करते नजर आ रहे हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक कार्टूनिस्ट हुआ करते थे लक्ष्मण, 1970-80 के दशक में अच्छे अच्छे कार्टून बनाया करते थे वो। उसमें उनका एक कार्टून है और उसमें मंच पर काफी नेता खड़े हैं और इंदिरा जी का प्रारूप दिया हुआ है कार्टून में। स्लोगन है, उसमें स्लोगन में लिखा है, हे व्हाट्स योर नेम। ये कार्टून में है। ओके, यू आर द सीएम। ये एक कार्टून है। उस दौर में ऐसा होता था, ऐसा लक्ष्मण जी ने बताया है। वही दौर आज भी देखने को मिल रहा है। इंदिरा जी का अनुसरण तो किया जा सकता है, लेकिन इंदिरा गांधी नहीं बना जा सकता है। इसलिए इसलिए इंदिरा गांधी नहीं बना जा सकता है क्योंकि इंदिरा जी ने उस हिंदुस्तान में वो सब कुछ किया जो हिंदुस्तान समय संघर्ष में था, जो भूख से भी लड़ रहा था, जो गरीबी से भी लड़ रहा था, जो अपने राजनीतिक दुश्मनों से भी लड़ रहा था, जो आतंकवाद से भी लड़ रहा था। उन्होंने सब चीज़ों से लड़ करके हिंदुस्तान को मजबूत किया। आज 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 का हिंदुस्तान बदला हुआ हिंदुस्तान है। अब हम एक आर्थिक महाशक्ति हो गए, और आर्थिक महाशक्ति आज नहीं हुए, हम आर्थिक महाशक्ति 2014 में तक हो गए, क्योंकि हम लोग 8.5% के हिसाब से ग्रो करने वाले दुनिया में पहले राष्ट्र हैं जो 10 साल जिसकी वार्षिक ग्रोथ रेट जो है 8.5% से ऊपर रही है, जो है आर्थिक विकास दर जो है। तो इसलिए एक महाशक्ति के रूप में, एक आर्थिक शक्ति के रूप में आप चमक दमक कर सकते हैं, सब चीज़ कर सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन इंदिरा जी ने स्वाभाविकता के साथ जो है एक गरीब राष्ट्र में जो कुछ करके दिखाया वो अभूतपूर्व है। इसलिए मैं इंदिरा गांधी जी से, यहाँ तक कि मैं उनके पुत्र की भी तुलना नहीं करता हूँ, मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल की भी तुलना नहीं करता हूँ, जबकि आर्थिक रूप से हम मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में बहुत बेहतर तरक्की की, बहुत बेहतर निर्णय हुए, लेकिन मैं उससे तुलना नहीं करता हूँ। लेकिन क्योंकि इंदिरा जी थी। हाँ, नरेंद्र मोदी जी ने एक अपनी पार्टी में जिस तरीके से एकाधिकार बना लिया है, अब वो चाहते हैं तो लाइन में सबसे पीछे खड़ा व्यक्ति भी एक पर्ची से चीफ मिनिस्टर का निर्णय हो जा रहा है, और उसको खुद भी मालूम नहीं है मैं चीफ मिनिस्टर होने जा रहा हूँ, है? मतलब जिससे अनाउंस करना है वो भी सरप्राइज, कोई भावना को छिपा नहीं पा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री का चयन जो है इस तरीके से हो रहा है, तो ये चीज़ें जो है अपने आप में एक नई सीख है, एक नया शिष्टाचार है, एक नया दस्तूर है। देखते हैं दस्तूर कहाँ लेकर के जाता है देश को। वैसे आपने इंदिरा जी की बात की तो बरबस, हालांकि कोई अच्छी यादें तो नहीं है, पर बरबस एक बात याद आ जाती है। देश ने 2 साल बहुत बुरा दौर देखा। इनको कैसे लेते हैं? हरीश रावत की अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल, 1984 का दंगों का दौर और गुजरात का दौर। 1984 के जो दंगे थे वो इंदिरा जी की हत्या हो गई और उनके गार्ड्स ने मार दिया, और ये भी लोगों को मालूम था कि इंदिरा गांधी जी ने उनको बदलने से इनकार कर दिया था, केवल फेथ कि ये सिख हैं इसलिए इनको बदला जाए, तो फिर इसका मतलब है मैं प्रधानमंत्री नहीं। उन्हें बदलने से इनकार कर दिया था, और ये चीज़ मीडिया में सबको मालूम थी। तो ये लोगों के लिए एक बड़ा भारी झटका था, और कुछ तत्वों ने उस स्थिति का फायदा उठा करके जो कुछ किया वो बहुत दुखद था, बहुत दुखद था। और राहुल गांधी जी ने एक तरफ माँ मरी थी, माँ के सिरहाने खड़े थे, और राजीव गांधी जी,
राजीव गांधी जी राजीव बोल। गांधी राजीव गांधी जी। और माँ मरी थी, उनके सिराने खड़े थे, हम लोग भी सब लोग दूर दूर चुपचाप खड़े थे। और उस समय राजीव जी ने माँ की तरफ नहीं देखा और चीज़ों की तरफ नहीं देखा। जैसे ही उनके पास रास्ते में जानकारी मिली होगी कि ये दंगे हो रहे हैं, ये हो रहा है, तो उन्होंने जो है फौरन सबसे कहा कि हर कीमत पर ये दंगे शांत होनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी के लोग सब लोग जुटे, उनमें से हम लोग भी हैं जिन्होंने शिविरों में जा करके लोगों के बीच में जान हथेली पर रख करके गए। हम लोग कई जगह मैं एक जगह अभी विलियम कौर जिंदा है, उनके साथ गया, सिख महिला थी, वो मुझको कैसे ही बचा करके ले करके आई। गुस्से में, इतने गुस्से में लोग थे, लेकिन उस गुस्से के बीच में भी हम लोगों के बीच में गए, लोगों से संवाद किया, लोगों को कहा कि भाई एक बहुत दुखद प्रसंग है वो, भारतीय इतिहास का एक बड़ा दुखद और बहुत ही दर्दनाक, मैं कहूँगा, पृष्ठ है। गुजरात दंगा सुनियोजित लगता है, क्योंकि जिस तरीके से गोधरा में घटना होती है, जिस तरीके से और घटनाएं होती हैं, वो सुनियोजित तरीके से होता है। दिल्ली के दंगे अचानक भड़कते हैं और अचानक हिंसा बहुत बढ़ जाती है, बहुत वो हो जाती है, और वहाँ सिस्टमेटिक तरीके से हिंसा बढ़ती जाती है, जैसे रथ यात्रा के दौरान हुई थी, धीरे धीरे जो है। तो ये जो है, दोनों में ये अंतर है बड़ा भारी। और लेकिन दोनों ही हिंसा दुखद है, और दोनों हिंसाओं ने भारत को कमजोर किया है। हम 1984 के दंगों को भी जो है बिल्कुल हम उसकी घोर निंदा करते हैं, और उसके लिए सिख भाइयों से, सब लोगों से, जिन्होंने अपने परिवार खोए, उनसे हम लोग क्षमा मांग चुके हैं। गांधी परिवार स्वयं, जिसने खोया, वो परिवार स्वयं जा करके जो है वहाँ स्वर्ण मंदिर में जो है क्षमा मांग करके आया उसके लिए जो है, क्योंकि केवल इसलिए कि वो कार्यकाल कांग्रेस का कार्यकाल था, तो इसलिए तो ये है। मगर गोधरा के दंगों के लिए किसी ने क्षमा नहीं मांगी, किसी ने दुख प्रकट नहीं किया, और लोगों ने उसको जो है एक प्रकार से ग्लैमराइज करने की, अपनी पॉलिटिक्स को ग्लैमराइज करने की लोगों ने कोशिश की। ये भी बुनियादी अंतर है। सर, एक उड़ती उड़ती चिड़िया आके अभी मुझसे कह के गई कि दो भाई हैं और वो बीच में अलग हो गए थे। एक का नाम राहुल गांधी है और एक का नाम वरुण गांधी है। आप एक तरीके से पारिवारिक सदस्य के तौर में बहुत पुराने हैं। क्या लग रहा है, वो चिड़िया ठीक कह रही है कि दोनों भाई मिलने वाले हैं आपस में, राहुल गांधी और वरुण ये गांधी? निर्णय वही लोग कर सकते हैं, परिवार के अपने सवाल होते हैं, ये निर्णय उनको करना है। लेकिन इतना जरूर है कि वरुण गांधी जी ने जो एक्सट्रीम रास्ता लिया भाजपा का, और जिस तरीके के कुछ बयानात इत्यादि दिए, वो उसने हमको दुख पहुंचाया, सबको दुख पहुंचाया। हम तो उनसे प्यार करते हैं, हमको जितने प्यारे राजीव गांधी जी के पुत्र हैं, उतने ही प्यारे हमको संजय गांधी जी के पुत्र भी हैं। लेकिन संजय गांधी जी के पुत्र से ये अपेक्षा नहीं थी कि वो भाजपा के उग्रवाद की वो भाषा बोलेंगे, जो भाषा जो है गांधी नेहरू परिवार के व्यक्ति के मुंह से कोई सुनना पसंद नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद भी क्या निर्णय होना है, ये वो परिवार ही कर सकता है, हम नहीं। सर, दिल्ली से थोड़ा उत्तराखंड की तरफ लौट आते हैं। एक सवाल तो नॉर्मल है, सभी पूछते हैं, आप लोकसभा कहाँ से लड़ेंगे। मैं थोड़ा उससे अलग पूछ रहा हूँ। लगातार आप हार देख रहे हैं, क्या हरीश रावत इस बार पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि वो जनता के दिल में जगह बना लेंगे इस लोकसभा में? कर्मण्येवाधिकारस्ति मा फलेषु कदाचन कर्म फलेतुर्भूर्मा तेषंगो अस्तु कर्मणि। हमारा काम है कर्म करना,
पार्टी के लिए हम काम करते रहते हैं, समाज के लिए हम काम करते रहते हैं। मेरा कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाता जब मैं 10-20 लोगों के लिए काम नहीं करता, या टेलीफोन नहीं करता, या उनके या समाज के लिए काम नहीं करता, या लोगों के बीच में नहीं जाता। और उसके बाद यदि लोग हमको अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं मान रहे हैं, नहीं योग्य समझ रहे हैं, तो ये उनको मुबारक हो, जिनको वो चुनते हैं हमको हरा करके, उनका नाम वो खुद भी याद नहीं करते। यदि अल्मोड़ा के लोगों से जिस व्यक्ति को उन्होंने जिताया, मुझको हरा करके, पूछेंगे उस समय एमपी कौन था, तो लोग नहीं बता पाएंगे। और यदि उनके बच्चों से भी आज पूछेंगे हरीश रावत कौन है, जो वहाँ अब 20 साल से वहाँ का प्रतिनिधि नहीं है, तो 20-22 साल से, तो वो कहेंगे हरीश रावत, तो हरीश रावत को जानते ही नहीं है। तो हमारे लिए यही काफ़ी है कि लोग जानते। पद तो भगवान की कृपा से जिस लायक थे, जितनी हमें योग्यता थी, वो सब पद हमको मिल गए। हमें कोई पदों की ख्वाहिश नहीं है, हम तो केवल एक संस्कार बन गए हैं, स्वभाव बन गया है कि सेवा करनी है, काम करना है, राजनीतिक सोच को आगे बढ़ाना है, कांग्रेस को ताकत देनी है। उसके बाद क्या करना है, जैसे कांग्रेस को क्या करना है, ये कांग्रेस को तय करना है। जनता को क्या करना है, हमारे साथ जनता को तय करना है। व्हाई शुड आई वरी? लोग हमसे थोड़ी कहेंगे, हमसे तो कहेंगे काम करते करते मर गया बेचारा। जिस दिन मरेंगे तो कहेंगे वो काम करते करते मर गया बेचारा। हमारे तो ये बड़ा भारी ट्रिब्यूट है। लोगों से कहेंगे कि यार लोगों ने यार इस आदमी की कदर नहीं जानी, या कांग्रेस से कहेंगे, मान लिया कोई बात होती है ऐसी, कहेंगे कांग्रेस ने इसकी कदर नहीं जानी, उनसे कहेंगे ना, हमसे थोड़ी सवाल करेंगे। तो व्हाई शुड आई, मैं अनावश्यक बर्डन अपने कंधे पर क्यों लेकर के चलो? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ की प्रोडक्ट्स के बारे में लोग जानते हैं तो आपका नाम ज़रूर आ जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक और सवाल है कि आपका बार बार सीट बदलना, आप नैनीताल सीट से लड़े थे चुनाव, तब भी मैंने आपका एक इंटरव्यू किया था। कहीं ना कहीं आपकी हार में आप ही की गलती नज़र तो नहीं आ रही है आपको कि बार बार सीटों का बदलना कहीं ये हार की वजह तो नहीं हो सकती है? नैनीताल से लड़ना, फिर हरिद्वार से। मुझसे 2002 में मैंने उक्रांत को, मतलब राज्य आंदोलन के साथ हमारा जुड़ाव दिखाई दे, इसलिए अपने घर की सीट जो है यूपीडी के उस समय के जो संगठन महामंत्री थे श्री प्रताप मिश्र, उनको दी, जहाँ जो मेरी यादी सी थी, अल्मोड़ा की सीट ही जाना, नहीं तो शायद बदलने की नौबत, ये सब नौबतें नहीं आती। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि लोगों ने अपनाया नहीं। हाँ, यह है लगातार नहीं जीते। वो कुछ भाग्य के भी खेल होते हैं, सब चीज़ प्रारब्ध के हाथ में लिखा रहता है, सब लिखा, सब तो वो तय करता है। तो जो उसने तय कर दिया उसको मैं काहे के लिए उसके लिए चिंता करूं? उसने तय कर रखा होगा, अब तो हो गया। अब जैसे मैं 2019 में, मैं जानता हूँ यदि मैं हरिद्वार से लड़ता तो मैं जीत सकता था। हाँ, वो गलती हुई कहीं ना कहीं आपसे। और मैं नैनीताल उधम सिंह नगर चला गया। मैंने कहा यार कांग्रेस को उस अंचल में समेटना है, ताकत देनी है। अब एक भावना थी हमारी कि हम नैनीताल उधम सिंह नगर से, और मुझे फक्र है इस बात का कि मैं वहाँ से चुनाव लड़ा। इस बार सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस जो है उधम सिंह नगर नैनीताल से आई है विधानसभा के अंदर। तो कुछ तो फर्क पैदा किया होगा हमने। अल्मोड़ा से आज भी सबसे ज़्यादा सीटें लगातार, कांग्रेस कितनी कमज़ोर हो जाए, अल्मोड़ा से जो है तुलनात्मक रूप से ज़्यादा सीटें आती हैं। इसलिए आती हैं क्योंकि मैं लंबे समय तक वहाँ की कांग्रेस के साथ मेरा जुड़ाव रहा। आज हरिद्वार के अंदर कांग्रेस सबसे मजबूत दिखाई देती है तो लोग उसमें कहीं कहीं मेरा नाम जोड़ करके देखते हैं। तो ये अपना है। और उसके बाद क्या होता है, अब हरिद्वार ग्रामीण के लोग, जब मैं मुख्यमंत्री था तो आधा सारा उत्तराखंड होता था, आधा हरिद्वार होता था, आधा हरिद्वार का ग्रामीण क्षेत्र होता था। लेकिन चुनाव हो गया तो हार गया, क्योंकि लोगों ने रणनीति ऐसी बना दी, वोट कट गए, हार गए, चुनाव हार गए। लेकिन आप ही के लोगों ने मोहब्बत दिखाई होगी। इस बार जिसको सबसे मजबूत कैंडिडेट बता रहे थे वो मेरी बेटी से हार गया चुनाव, क्योंकि लोगों को लगा यार हमसे उस बार गलती हुई। तो ये देखो, पब्लिक भी चीज़ों को रियलाइज करती है।
आज भी हरिद्वार के लोग मुझसे इसलिए प्यार करते हैं, उनको लगता है यार देखो ये व्यक्ति था, हमने शायद और अल्मोड़ा के लोग आज भी मेरी अपील पर उम्मीदवारों को जिताने के लिए मैं जाता हूँ, वहाँ पर काम करता हूँ, इसलिए कर लेते हैं। लोगों को ये लगता है नहीं यार कहीं न कहीं हमने जो है फैसले करने में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, इसलिए आज भी 5-7% लोग जो है मेरी अपील पर वोट इधर उधर कर देते हैं। तो ये राजनीति के अंदर ये सब चीज़ें पूंजी हैं। तो हार भी पूंजी हो जाती है एक बार, तो मेरे लिए हार भी पूंजी है। आपने देखा होगा हार के बाद हरीश रावत के उसमें कहीं कोई कमी दिखाई नहीं आपको? हाँ, कम से कम छुपे तो नहीं। आज भी हारने के बाद भी मैं किसी चौराहे पे खड़ा हो जाऊं तो 4-6 आदमी दुआ सलाम करने, नमस्ते करने आ जाते हैं। कितने हारे हुए चीफ मिनिस्टर हैं, कितने हारे हुए लोग हैं जो जनता के बीच में जा रहे हैं। लोग जब मुझसे सवाल करते हैं जितने चुनाव मैंने हार दिए, उसके बाद तो लोग जो है घरों के अंदर दुबक गए होते हैं और कई लोग तो ऊपर की तरफ को चले गए होते हैं। हम कम से कम इसी लोक में हैं और लोगों के बीच में हैं। एक चिड़िया और आई थी सर, उसने मेरे कान में कुछ बताया, मैंने लिख लिया। हरिद्वार में कई लोगों के नाम चल रहे हैं, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। करण महाराज जी का नाम चल रहा है, हरक सिंह रावत जी का नाम चल रहा है, प्रियंका गांधी जी का नाम चल रहा है। अगर प्रियंका लड़ती हैं चुनाव हरिद्वार से तो हरीश रावत क्या करेंगे? बस आए सौभाग्य है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ हमारी नेता आए, वो लड़ाई चुनाव, बल्कि मैं आमंत्रित कर रहा हूँ और मैं आमंत्रित कराया हूँ, खुद भी आमंत्रित कराया हूँ। और करण मेहरा जी पार्टी के अध्यक्ष हैं, जहाँ जाए सर ठीक है। और हम तो देखो पार्टी का जो निर्णय, एक नाम आपने छोड़ दिया सर, तीसरा नाम हरक सिंह रावत का, उनके बारे में नहीं बताया। मालूम नहीं मुझे, माफ कर दिया हरीश रावत ने हरक सिंह रावत को? देखिए नहीं माफ तो पार्टी के अंदर है, जो पार्टी के अंदर है वो पार्टी के अंदर सब लोगों का समान अधिकार है, सब समान अधिकार है। लेकिन 2016 में कांग्रेस की सरकार गई, जो आज कांग्रेस इतनी कमजोर स्थिति में है। हम 2017 का चुनाव जीते और 2017 जीते, 2022 भी जीते, क्योंकि हमारी सरकार जिन बिंदुओं पर काम कर रही थी, जिन मौलिक चीज़ों पर काम कर रही थी, आज ये पलायन की दूसरी सब स्थितियाँ नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें, बेरोजगारी के सब मूल का हम बहुत सीमा तक हल निकाल लिए होते। पर कैपिटा इनकम जिस तरीके से हमारे काल में हमने 71,000 की पर कैपिटा इनकम को जो है 1,73,000 पहुँचा दिया, और वो तब पहुँचाया जिस समय इतनी बड़ी आपदा थी राज्य के अंदर जो है। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। तो उस कांग्रेस के एक सुखद जो यात्रा चल रही थी, उसको दुखद यात्रा में परिणित करने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो मेरे छोटे भाई को ही जाता है। अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने गलती की, और इसका एक ही प्रायश्चित है कि एक चुनाव में वो कांग्रेस को जिताने के लिए काम करें। और यदि कांग्रेस को जिताने के लिए किसी सीट में काम करते हैं तो अगली बार उनके वो है, रोज के लिए थोड़ी एक दंड या किसी को दोष दिया जा सकता है। वही बात गई, छोटे भाई का फर्ज उन्हें अदा करना चाहिए। 2016 गया, आगे के लिए हम उनके भविष्य, हम सुखद भविष्य की कामना करेंगे। लेकिन इस समय खेत बड़ा भाई जोते, 2016 में जोते जुताए खेत को जो है बर्बाद कर दो, और 2024 में जो भाई खेत कराए और तुम काटने खुद पहुंच जाओ, तो यार सब चीज़ बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन अन्याय तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सर एक चीज़ और भी है, आप यूथ कांग्रेस से जुड़े रहे और यूथ कांग्रेस से ही आपने कांग्रेस को मजबूत होते हुए देखा। 2022 के चुनाव कांग्रेस हार गई, जबकि ये माना जा रहा था कि 2022 में मेरी कुछ बीजेपी के नेताओं से भी बात हुई, खुद वो भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि हम जीत गए। बीजेपी को खुद भी यकीन नहीं था वो जीत गई है। तो कहाँ आप सर, मेरा एक पूछ लेता हूँ आपसे, क्योंकि वो सवाल कभी पूछा नहीं आपसे किसी ने। यूथ कांग्रेस में अब ऐसी क्या कमी आ गई है कि यूथ जुड़ नहीं रहा है, और जो यूथ वर्कर्स को ग्राउंड पे काम करना चाहिए वो काम कर नहीं पा रहे हैं? देखिए बड़ी त्रासदी है कि हम युवा
बहुत कह रहे हैं, लेकिन युवा हमारे साथ आ नहीं रहा है। जो लोग हैं हमारी कांग्रेस के अंदर, वो राजनीति बहुत कर रहे हैं, अच्छे लोग हैं, ब्राइट लोग हैं, लेकिन अपने साथ अपनी टीम खड़ी नहीं कर रहे हैं, लोगों को ला नहीं रहे, संघर्ष से निकल नहीं रहे, संघर्ष से बच रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। जबकि युवा कांग्रेस जब तक संघर्ष से नहीं निकलेगी तब तक ये, क्योंकि युवा जो है कोई टीम नहीं हो सकती है, वो शिवादल नहीं है, वो जो है मूवमेंट है युवा जो है। तो मूवमेंट जो है संघर्ष से ही बन सकता है, उसके लिए और कोई रास्ता नहीं है। जिनके हाथ में कांग्रेस की कमान है, तो उनको क्या करना चाहिए ऐसे में कि जैसे कभी एक ज़माने में उन्होंने हरीश रावत जैसा नेता दे दिया, और भी यूथ कांग्रेस के बहुत सारे बड़े नेता हैं वो दे दिए, अब निकलने बंद हो गए हैं बिल्कुल। ऐसा लगता है यूथ कांग्रेस की जो फैक्ट्री है उससे अच्छे नेता निकलने बंद हो गए हैं। हाँ, वो एक टिकट मांगते हैं, आप कहते हैं यूथ कांग्रेस को एक टिकट देना चाहिए। ये संयोग है कि इस बार जो है जीत गए हमारे यूथ कांग्रेस के नाम से जिनको टिकट दिया, रवि बिहार इंजीनियर बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे विधायक हैं। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि जिस मूवमेंट से एक से ज़्यादा लोग आने चाहिए थे, हमारे पास कई जगह वो विकल्प के तौर पर होने चाहिए थे पार्टी में, वो स्थिति नहीं है। वो मेरे लिए, हमारे लिए चिंता का विषय है। और 2022 की हार में भाजपा का झूठ सबसे बड़ा कारण था। उन्होंने जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी के झूठ बोल करके, और इसीलिए मैं इस सरकार को कहता हूँ कि नामी सरकार जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी के झूठ के गर्व से पैदा हुई है। ये एक भाजपा की सरकार के लिए इससे बड़ी और कोई बुरी बात नहीं कही जा सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी किसी भाजपा वाले ने हिम्मत नहीं की हम उसको मुकदमा करने की। पर सच आप नहीं पहुंचा। कारण ये है कि ये झूठ था, और ये झूठ भाजपा के सभी नेताओं ने बोला और उससे पोलराइज किया समाज को, सोसाइटी को, जो ये जो 2022 की थी। हाँ, कुछ कारक इसमें, जिस तरीके से मेरी अंतिम समय में मेरी सीट बदली गई और जिस तरीके से टिकटों का वितरण हुआ, कुछ सीमा तक वो भी सब था। हम तब भी मुकाबले में रह जाते यदि हम ये दो गलतियां नहीं करते। मेरी सीट नहीं बदली जाती और टिकट नहीं होता, बल्कि इवन हरक सिंह जी को लेने से भी पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ। जो हम समझ रहे थे कि फायदा होगा, हम उसमें जवाबदेह बन गए। वो अपने साथ बहुत सारा बैग एंड बैगेज लेकर के आए और वो हमारे लिए बोझ बन गया चुनाव के अंदर जो है। अब उसको एसेट में बदलने के लिए हरक सिंह जी को ही काम करना है। आपके एक बहुत करीबी साथी हुआ करते थे, आजकल आपके साथ नहीं दिखाई देते, रंजीत रावत जी। क्या उन्होंने पूरी तरह से काम किया आपकी सीट पर? मैं इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देना चाहूँगा, और मैं समझता हूँ मेरा मौन कई उत्तर अपने आप दे देगा। अब आगे बढ़े। अब मेरी सबसे ज़्यादा चिड़िया नहीं उड़ाऊंगा सर मैं। हाँ, अब मैं क्योंकि वैसे आऊँगा। कल सर एक चीज़ और है, अंकिता भंडारी को लेकर पूरे देश में बवाल है और उत्तराखंड में उबाल तो है ही है। जब भी हम महिलाओं की बात करते हैं, राहुल गांधी भी अपने मंचों से कई बार इसके बारे में बात कर चुके हैं। उत्तराखंड को ऐसे इस तौर पे देखा नहीं जाता था। उत्तराखंड में कांग्रेस क्या मानती है? क्या ठीक से जांच नहीं कर रही है सरकार की तरफ से एसआईटी, या कोई और वजह लगती है आपको? 4 सवाल हैं जी। पहला सवाल तो ये है, क्या वंथरा जैसे रिजॉर्ट्स, ये जो रिजॉर्ट संस्कृति, अनकंट्रोलेबल रिजॉर्ट संस्कृति इस देश राज्य के अंदर पैदा हो गई है, क्या देवभूमि के लिए उचित है? नंबर 1। नंबर 2, उस रिजॉर्ट में काम करते हुए अंकिता की हत्या हुई, और हत्या से पहले जो उसका वीडियो वायरल हुआ है, वो वीडियो बहुत सारी कहानी स्वयं कहता है कि एक वीआईपी आ रहा है, मुझसे कहा जा रहा है उसको विशेष सेवा देनी है और मैंने इनकार कर दिया, मुझसे झगड़ा जा रहा है और मेरे को बहुत दबाव डाला जा रहा है। वो अपने आप कहानी कहता है। तीसरी बात यह है कि साक्ष्य नष्ट होते हैं। मोबाइल आज तक शायद मिला नहीं मिला। एक नहर जो चिन्हित है, पहले दिन ही से मालूम है कि इस नहर में डूबी है,
आप उस नहर से उसकी बॉडी को रिट्रीव करने में आपको कई दिन लग गए। साक्ष्य नष्ट हो जाते हैं समय के साथ। जो है रिजॉर्ट के अंदर बुलडोजर फिरा दिया जाता है, सीसीटीवी कैमरे नष्ट कर दिए जाते हैं। तो साक्ष्य नष्ट करने वालों के गवाह ने स्वयं कहा है कि किसके आदेश पर उसने बुलडोजर चलाया, कोर्ट में कहा है। अभी तक उस पर एडिशनल उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। एडिशनल चार्जशीट दायर होनी चाहिए कोर्ट के अंदर, नहीं हो रही। जबकि ये साक्ष्य नष्ट करना अपने आप में एक बड़ा भारी अपराध है, ये अपराध है। चौथी बात यह है कि अंकिता के माता पिता ने अब उस वीआईपी का नाम लिख करके दे दिया है। ये न्याय की निष्पक्षता के हित में है कि उस वीआईपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। जांच में यदि निर्दोष पाया जाता है तो साक्ष्य जुटा करके कहिए कि निर्दोष है, लेकिन आप उनके खिलाफ एफआईआर ही दर्ज नहीं करेंगे तो इससे लग रहा है कि शासन दोषी है। शासन जानबूझ करके अंकिता के मामले की न्यायिक हत्या कर रहा है। अंकिता एक प्रतीक है। हमारी कई बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, कई बेटियां जो है इस शिकार हुई हैं उसकी। और इस समय हिमालयी राज्यों में 9 राज्यों में महिला अत्याचार के मामले में उत्तराखंड बलात्कार के मामले में सबसे टॉप पर है जो है। तो ये सब चीज़ें चिंताजनक है, जो हमारी कल्चर के खिलाफ है, हमारे राज्य के भविष्य के खिलाफ है। तो क्या मंत्रा जैसे रिजॉर्ट बनने चाहिए, रिजॉर्ट संस्कृति होनी चाहिए, और क्या जो है इन बेटियों के साथ इसी तरीके की स्थितियाँ आनी चाहिए। अब कैसी स्थिति आई है, आज पता चला है कि पॉल्यूशन बोर्ड के अंदर एक विधायक की बेटी काम करती है, उनके साथ बड़ी बदसलूकी हुई है, बड़ा वो हुआ है पॉल्यूशन बोर्ड में और वरिष्ठ अधिकारी द्वारा हुआ है। और इसीलिए उनको वहाँ से ट्रांसफ़र करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अटैच कर दिया गया है। लेकिन अटैच करने से एक नारी के साथ बदसलूकी वाली बात थोड़ी रुक सकती है। ये सब चीज़ें हैं जो चीख करके कह रही हैं कि हम ठीक नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ों को करेक्ट करें। हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि धाम ही जिम्मेदार है, हम नहीं कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार जिम्मेदार है, लेकिन ये चीज़ें जो है इनको ढकने की जिम्मेदार जरूर है। और यदि ढकेंगे तो फिर आगे आने वाले समय में इनके परिणाम राज्य के लिए ठीक नहीं होंगे। बीजेपी का ये कहना है इस पर कि हम लोग बढ़िया जांच कर रहे हैं, अपराधी इस समय जो भी आरोपी जेल में है वो, कांग्रेस इसका बतंगड़ बना रही है। समय इसका उत्तर देगा। सर, एक हल्द्वानी का मामला और है, अतिक्रमण वाला जो मामला है, हल्द्वानी रेलवे अतिक्रमण वाला जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट में है, सड़कों पे हैं काफ़ी लोग, हज़ारों की तादाद में भी 2 दिन पहले भी सड़कों पर आए हैं। देखिए, हमने जो है 2016 में विधानसभा में एक कानून पास किया है मरीन वेस्टिंग रेगुलराइजेशन का, नियमितीकरण का। उस पर अमल होना चाहिए। आप नियमितीकरण करिए उनका, और ये सब लोगों को उसका लाभ मिलेगा। सब लोगों को जो कोर्ट ने स्टे दिया है, वो स्टे देने के पीछे भी हमारा जो नियमितीकरण का कानून है वो है। लेकिन मुश्किल ये है कि सत्तारूढ़ दल उस कानून को मानना नहीं चाहता है, विपक्ष उसकी लड़ाई लड़ा नहीं ठीक तरीके से। हमको नियमितीकरण के कानून की लड़ाई लड़नी चाहिए थी, क्योंकि वो हमारी सरकार ने पारित किया था और सोच विचार करके किया था। हमने तो रेगुलराइजेशन के पट्टे, मालिकाना हक के पट्टे 500 या 1000 यहाँ देहरादून में वितरित किए थे। श्री रमन उस समय यहाँ के डीएम थे। मेरे सर अभी के सिर्फ 2 सवाल होने हैं, आपको भी ठंड का माहौल है इस समय। एक तो भू कानून को लेकर आपका क्या स्टैंड है, क्या मानते हैं भू कानून को लेकर? अरे भाई, ये जमीनें बिक रही हैं। जब जमीन ही नहीं रहेगी तो संस्कृति कहाँ से रहेगी, सब तो कहाँ से रहेगा। हमारे तो सब कुछ जमीनें चली जाएंगी तो खाएंगे क्या कल? ये तो कुछ ही दिन की खुशहाली होगी। जमीन बेच करके खा करके कुछ दिन खा खू करके चपट कर देंगे। उसके बाद जो है जहाँ लोगों के रिजॉर्ट बने होंगे उनमें हम बर्तन मारेंगे, हम चौकीदारी करेंगे। राज्य की समृद्धि, राज्य आगे बढ़ेगा, लेकिन राज्य की आगे बढ़ने, खुशहाली और समृद्धि में हम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने की तरीके से रहेंगे। हम काम के उत्तराखंडी बन करके रह जाएंगे जो बर्तन मलने का काम करेंगे।
तो इसलिए हमको अपनी ज़मीन बचानी है। तरक्की तरक्की होनी चाहिए, लेकिन तरक्की हमारे अपने लोगों के साथ, उत्तराखंड वालों के साथ होनी चाहिए। और उसकी पहली शर्त है, नागसुन से लेकर के पटवाड़ी तक ज़मीनें बिकनी बंद होनी चाहिए। इस पर नियंत्रण होना चाहिए। हमारी मैं सरकार- बंद होने की बात नहीं कर रहा हूँ, नियंत्रण होना चाहिए। हमारी सरकार ने लाखों रुपए का एमओयू साइन किया है, पर अगर जमीनें नहीं होंगी उनके पास तो कैसे कर नहीं, मैं पाएंगे? ज़मीन का इंतजाम करके गया हूँ। यदि इनमें से कुछ आ, हमने पराग फार्म की ज़मीन की है, उधर पेपर मिल की, जो हिंदुस्तान पेपर मिल की ज़मीन काशीपुर में उनके लिए दी है। काशीपुर में भी एक फार्म की ज़मीन जो है, जो सीलिंग में निकली थी, वो उनको दी है। एक कुछ ज़मीनें हमने चीनी मिल की, कुछ ज़मीनें थी वो लेकर के दी हैं। तो काफ़ी ज़मीन इनके पास है। यदि इस ज़मीन का, बल्कि हमने तो ये कहा था कि कुछ हिस्से का उपयोग हम महिला उद्यमिता के लिए करेंगे, कुछ हिस्से का उपयोग हम भूमिहीनों के लिए करेंगे, कुछ ज़मीन का उपयोग हम दैवीय आपदा के पीड़ितों के लिए करेंगे। मगर ये चाहें तो उनमें कुछ उद्योग को बसा सकते हैं, उद्योग को बसा सकते हैं। लेकिन उद्योग बसाने के लिए आप हमारी मिट्टी को बेच दीजिए, हमारे अस्तित्व को बेच दीजिए, ये तो नहीं हो सकता ना। बेरोजगार इस समय सड़कों पर हैं। पूरे देश की बात करूं तो है ही है, लेकिन उत्तराखंड में तो कुछ ज्यादा ही बवाल है इस मैं भी समय। सड़कों पर था, मैंने पदयात्रा की है पिछले दिनों जो है। और बेरोजगारी के प्रश्न को, प्रमुख प्रश्न है उत्तराखंड का, और इस प्रश्न को ठीक से लड़ेंगे और इसका समाधान करवाएंगे और चुनाव में इसको एक मुद्दा बनाएंगे। और सत्ता में आएंगे तो रिक्त पड़े हुए पदों को भरेंगे और रोजगार के लिए रोजगार सृजक राज्य के रूप में हम राज्य को परिणित करेंगे। आप मेरे लेखों को पढ़िए, मैंने पूरा क्रमबद्ध तरीके से कितने रोजगार कहाँ सृजित हो सकते हैं, क्या हमारी कार्य योजना थी जिस पर हमारी सरकार काम कर रही थी, वो सब दिया है हमारे पास, उसका ब्लूप्रिंट है। और हमारी सरकार आएगी तो हम 9 लाख जो है रोजगार सृजित करने की स्थिति में है, स्वरोजगारी प्लस सरकारी। मेरे ख्याल से पहला वार्तालाप है जिसमें हरीश रावत ने लगभग 2 घंटे तक हमने बात की है और हर मुद्दे पर उन्होंने बात की है। ना उन्होंने किनारा किया इंदिरा गांधी को लेकर, ना किनारा किया राम मंदिर के मुद्दे पर, और ना ही किनारा किया उन्होंने जवाब देने में अपनी हार को लेकर। इसके अलावा भू कानून और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर लगातार आवाज उठा रहे हैं। जमीन की बात जहां तक है तो जमीन का वो इंतजाम करके गए हैं, ऐसा उनका कहना है। दस्तावेज भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। अंकिता भंडारी को लेकर साफ तौर पर कहना है, हमारी बेटियां हैं, अगर हम अपनी बेटियों के लिए न्याय नहीं दिला सकते तो फिर बेकार है कानून।